तो स्टूडेंट्स हम लोग अब तक थ्योरी पॉइंट पूरा कर चुके हैं और गणनाओं में पूंजी अनुपात पढ़ चुके हैं, पूंजी पर ब्याज की गणना कर चुके हैं। पूंजी पर ब्याज की कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आता है, कुछ इसके लेखांकन के नियम है, लेकिन वो मैं जब आपको अकाउंटिंग करना सिखाऊंगा ना उसके साथ इसके नियम पूरे लिखा दूंगा। अभी मैंने अकाउंट सिर्फ आप लोगों को गणना ही करना सिखाया है। सबसे पहले अपने पूंजी अनुपात दोनों एक साथ ही याद रख लो ना। पूंजी अनुपात या पूंजी पर ब्याज की गणना करनी हो तो दो मेथड होते हैं, दो केस होते हैं। या तो साझेदारों द्वारा पूरे साल में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए, या पूरे साल में अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए। अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए तो ओपनिंग कैपिटल पर गणना करोगे, ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटा 100। और अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए तो प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे। प्रोडक्ट टेबल में बेटा 4 कॉलम, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट हम लोगों को लिखना होता है। और फिर फॉर्मूला बनता है गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 1/12। दो गणनाएं अपने को और पढ़नी है, आहरण पर ब्याज और साझेदारी कमीशन की गणना। मैं पहले साझेदारों के कमीशन की गणना बता रहा हूँ, फिर आहरण पर ब्याज आप लोगों के शुरू करता हूँ। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं साझेदारों के कमीशन की गणना। साझेदारों को दें कमीशन की गणना। समझना ये क्या रहेगा। यदि किसी साझेदार को वर्ष के अंत में व्यवसाय के शुद्ध लाभ कमीशन दिया जाए तो कमीशन की गणना के लिए निम्न दो परिस्थितियां हो सकती हैं। मतलब अगर लाभ पर हम लोग कमीशन दे रहे हैं ना साझेदार को, तो कमीशन देने के लिए बेटा हमारे सामने दो केस हो सकते हैं। यदि किसी साझेदार को वर्ष के अंत में व्यवसाय के शुद्ध लाभ पर कमीशन दिया जाए तो कमीशन की गणना के लिए निम्न दो परिस्थितियां हो सकती हैं। ये वही है जो आपने 11th में भी पढ़ा है। यदि कमीशन ऐसा कमीशन चार्ज करने से पूर्व के लाभों पर दी जाए, याद आए तो आपने 11th में मैनेजर कमीशन निकाला है लाभों पर, उसमें था अंतिम खाते वाले चैप्टर में। या तो पूर्व के लाभों पर दें या पश्चात के बाद के लाभों पर दें। अगर पूर्व के लाभों पर कमीशन दिया जाए ना बेटा, तो कमीशन का हमारे लिए फॉर्मूला होता है शुद्ध लाभ इंटू दर बटा 100। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे कहे, यदि कमीशन ऐसा कमीशन चार्ज करने के पश्चात
बाद के लाभों, पश्चात का मतलब बाद के लाभों पर दिया जाए तो हमारे लिए कमीशन का फॉर्मूला बनेगा शुद्ध लाभ इंटू दर बटे हुए 100 प्लस दर। दो केस है बेटा, अगर कमीशन हम लोग पूर्व के लाभों पर दें, या क्वेश्चन ने कह रखा हो कि नहीं कमीशन बाद के लाभों पर देना है। अगर कमीशन आप लोगों को पूर्व के लाभों पर देना है तो फॉर्मूला आप लोग शुद्ध लाभ इंटू दर बटे हुए 100 काम में लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि नहीं आपको कमीशन बाद के लाभों पर देना है तो फॉर्मूला आप शुद्ध लाभ इंटू दर बटे हुए 100 प्लस दर कहोगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे मैं कमीशन की गणना को समझा देता हूँ। इनकी अकाउंटिंग में सब एक साथ समझाऊंगा, अभी सिर्फ हम लोग इनकी गणनाएं सीख रहे हैं। एक्स एक फर्म में साझेदार है जिसे प्रत्येक वर्ष के लाभों पर 10% कमीशन दिया जाता है तथा वर्ष के अंत में फर्म को 44,000 रुपए के लाभ हो तो निम्नलिखित दो परिस्थितियों में एक्स को देय मतलब जो देना है अपने को देय कमीशन की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन है कि एक से फर्म में साझेदार है जिसे प्रत्येक वर्ष के लाभों पर 10% कमीशन दिया जाता है, तो वर्ष के अंत में फर्म को 44,000 रुपए के लाभ हो तो निम्नलिखित दो परिस्थितियों में एक्स को देय कमीशन की गणना करनी है। यदि कमीशन ऐसा कमीशन चार्ज करने से पूर्व के लाभों पर दिया जाए। सेकंड, यदि कमीशन ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद के लाभों पर दिया जाए। तो दो केस में कमीशन की गणना करनी है, या तो कमीशन पूर्व के लाभों पर दें, तो पहला केस आंसर लिख रहा हूं, अगर पूर्व के लाभों पर दें तो फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा लाभ इंटू दर बटे हुए 100। लाभ क्वेश्चन में 44,000 थे, दर 10% है, 4,400 आंसर होगा। और सेकंड, अगर हम कमीशन बाद के लाभों पर दें तो फॉर्मूला हमारे लिए लाभ इंटू दर बटे हुए 100 प्लस दर हो जाएगा। 44 इंटू
10/100 प्लस दर, दर 10 है ना, ये यूं हुआ ना 44,000 इंटू 10/110। तो 44,000 में 11 को डिवाइड दोगे तो आपका आंसर 4,000 आएगा। ये आपके कमीशन की गणना खत्म हो। कमीशन की गणना के लिए याद रखना दो केस होते हैं, या तो पूर्व के लाभों पर देना है या बाद के लाभों पर। पूर्व के लाभों पर देना हो तो शुद्ध लाभ इंटू दर बटे 100, और बाद के लाभों पर देना हो तो लाभ इंटू दर बटे 100 प्लस दर। तो आप ये सारा नोट करना है। ये साझेदारों को देगी कमीशन, ये आपका एग्जाम्पल नीचे, ये इसका आंसर, ये आपको सारा नोट करना है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो बेटा ना हम लोग गणनाएं जो रीड कर रहे थे उसमें मैं आपको अनुपात सिखा चुका हूँ, पूंजी पर ब्याज सिखा चुका हूँ। आज अगला और लास्ट गणना का टॉपिक, और वो रहेगा हमारे लिए आहरण पर ब्याज की गणना। तो समझो कैसे होगा आहरण पर ब्याज की गणना। वापस से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे लिए। आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कैलकुलेट करना हो ना बेटा, तो देखो अगर आपको याद आए तो पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए दो केस होते थे, या तो साझेदारों द्वारा पूरे साल में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली नहीं जाए, या साझेदारों द्वारा पूरे साल में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए। बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए आहरण पर ब्याज की गणना अगर करनी हो तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए भी दो केस होते हैं। टफ है थोड़ा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक आज करेंगे, एक कल कर फिर आहरण पर ब्याज की गणना को खत्म करेंगे। पहला, यदि प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि समान है, इसको मैं पहले ये लिखा रहा हूं कि राशि व अवधि, राशि या अवधि समान ना हो। और सेकंड केस होता है यदि प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि समान हो। दो केस होते हैं अगर आपको आहरण पर ब्याज की गणना करनी हो। तो पहला तो अगर आपके हर आहरण की राशि जो है और उसकी अवधि जो है वो समान है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने हर महीने 5-5 हजार रुपए निकाले, तो बेटा हर महीने निकाले ना, अवधि समान, राशि भी समान है, 5-5 हजार रुपए निकाल रहा हूँ, तो ये पहला केस होगा। और अगर प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि असमान हो, जैसे मैं कहूँ कि मैंने अभी 5,000 निकाले, फिर 8,000 निकाले, फिर 10,000 निकाले, फिर 4,000 निकाले, तो ये असमान वाला केस हो गया। तो दो केस होते हैं, या तो प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि असमान हो, या प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि बेटा हमारे लिए समान हो। समान हो वाला केस थोड़ा सा टफ रहेगा, उसको हम कल डिटेल से सीखेंगे। आज मैं आपको एक छोटा ही केस है, वो है कि अगर आपके राशि व अवधि समान ना हो, राशि या अवधि प्रत्येक आहरण की राशि या अवधि असमान हो या समान ना हो, एक ही बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके राशि या अवधि असमान हो ना, ये क्वेश्चन कैसे होता है, क्या कंसेप्ट होता है, वो समझा दूं एग्जांपल के साथ, फिर थ्योरी लिखूंगा। राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा पूरे वर्ष में निम्न प्रकार आहरण किए गए
1 अप्रैल 18 को 5,000, 30 जून 18 को 4,000, 1 सितंबर 18 को 2,000, 1 जनवरी 2019 को 3,000, ये इसको मैं 1 दिसंबर 18 लिख रहा हूँ। इकतीस जनवरी 19 को 1,000। तो क्वेश्चन आपसे कहे 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है कि आहरण पर ब्याज की गणना करो। राम ने देखो 5,000 लिए, कभी 4 लिए, कभी 2 लिए, कभी 3, कभी 1 लिए, तो अवधि राशि असमान अवधि भी फिक्स ही है ना, कभी कभी हर कभी निकाल रहा है, सेम टाइम पीरियड में भी नहीं निकल रहा है। तो दोनों में से कोई भी केस हो, या तो राशि असमान हो या अवधि असमान हो, या दोनों ही केस हो। तो अभी तो यहाँ तो राशि भी असमान है, अवधि भी असमान है, तो सोचना ही नहीं है। राशि व अवधि असमान हो बेटा, तो ऐसी स्थिति में समझना आप क्या होता है। राशि व या अवधि असमान हो, ऐसी स्थिति में आहरण पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि से की जाती है। याद आया होगा कुछ? गुणनफल विधि हम लोगों ने पहले भी काम में ली है, और वो ली है बेटा हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब गणना कर रहे थे तब हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए तो गुणनफल विधि काम में लेते हैं। तब हम 4 कॉलम बना रहे थे, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। पर यहाँ भी आप जब गुणनफल विधि काम में लोगे ना, कब काम में लोगे? जब प्रत्येक आहरण की राशि या अवधि असमान हो। तो यहाँ भी आप गुणनफल विधि काम में लोगे, यहाँ भी गुणनफल विधि में प्रोडक्ट टेबल बनाओगे, बट थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। डेट, वहां बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखते थे, यहाँ अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग लिख रहे हैं। टर्म, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब तो इन दो चीजों का टोटल मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग जो होगा उसको टर्म से गुणा करना है। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग को टर्म से गुणा करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अब कुछ चीजें समझ लो। डेट में तो कोई नहीं, जिस दिन डेट को तुमने आहरण किया वो डेट लिखनी है। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग में ना यहाँ सीधी आहरण की राशि लिखनी है। जबकि आप जब वहाँ बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखते थे ना, तो याद आए तो अपन वहाँ कहते थे कि अगर पूंजी लगाई जाए तो जोड़कर लिखेंगे, अगर पूंजी निकाली जाए तो हम लोग घटाकर लिखेंगे। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ हम लोगों को ना सीधा ही आहरण की राशि लिखनी है, जितना जितना निकाला है। टर्म थोड़ा सा समझ जाना बहुत ध्यान से। टर्म अगर हम लोग ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए काम में लेते थे, तो टर्म में हम लोग ऐसा कहते थे, प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के मध्य अवधि की गणना करेंगे। प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के मध्य। पर अगर आप इंटरेस्ट, क्योंकि वहां ना आप राशि जोड़कर घटाकर लिखते थे, यहाँ सीधी आहरण की राशि लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर अवधि की गणना बदल जाएगी।
प्रत्येक व्यवहार से वर्ष के अंत तक अवधि की गणना करेंगे। ये फर्क आएगा, वापस से माइंड में भी डालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना जब प्रत्येक कोई अतिरिक्त राशि लगाई या निकाली जाए तो भी हम प्रोडक्ट टेबल से करते थे। डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। बैलेंस ऑफ कैपिटल में हम लोग बेटा ना राशि अगर लगाए तो जोड़कर लिखते थे, निकाले तो घटाकर लिखते थे, और अवधि की गणना प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के मध्य गिनकर करते थे कि कितने महीने निकले हैं। पर जब आप प्रत्येक आहरण की राशि व अवधि असमान है और आहरण पर ब्याज की गणना यहाँ कर रहे हो तो भी 4 कॉलम तो बनेंगे पर थोड़े बदल जाएंगे। डेट, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, उसके बाद टर्म और उसके बाद प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग में सिर्फ आहरण की राशि लिखनी है, कोई जोड़कर घटाकर नहीं लिखना है। टर्म में प्रत्येक व्यवहार से वर्ष के अंत तक, ये फर्क है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के बीच में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में प्रत्येक व्यवहार से वर्ष के अंत तक महीनों को गिनकर आप लोगों को लिखना है। यहाँ भी फॉर्मूला तो वही रहेगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप लोगों का गुणनफल विधि में फॉर्मूला था। वहां आप याद आए तो फॉर्मूला लेते थे गुणनफलों का योग इंटू दर बटा वह 100 इंटू 1/12। वही फॉर्मूला यहाँ भी रहेगा, गुणनफलों का योग इंटू दर बटा वह 100 इंटू 1/12। तो अगर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँ तो मुझे साफ पता चल रहा है कि यहाँ राशि और अवधि समान नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट टेबल बनाऊंगा। प्रोडक्ट टेबल में सबसे पहले डेट 1/4/18 को, फिर 30/6/18 को, फिर 1/9/18 को, फिर 1/12/18 को, फिर 31 जनवरी 2019 को अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग लिखेंगे। सीधी राशि, कोई जोड़कर घटाकर नहीं। 5,000, 4,000, 2,000, 3,000, 1,000। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कर रहे थे हम लोग, लगाए तो जोड़कर लिख रहे थे, निकाले तो घटाकर लिख रहे थे। यहाँ डायरेक्ट राशि लिखनी है। फिर हर व्यवहार और अगले व्यवहार के बीच में वहां महीने गिन रहे थे, यहाँ सीधा ही 1 अप्रैल से लेकर वर्ष के अंत। वर्ष का अंत कब आ रहा है, 31 मार्च 19 को। नीचे क्वेश्चन में है 31 मार्च 19 को। तो यहाँ टर्म ना हर व्यवहार से वर्ष के अंत तक गिनना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च गिनो। सर 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने। 30 जून से 31 मार्च गिनो। 30 जून तो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। 1 सितंबर से 31 मार्च, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। और 31 जनवरी से 31 मार्च, 31 जनवरी तो गया, फरवरी, मार्च, 2 महीने हमारे लिए आ जाएंगे। ये फर्क है, अगर समझ में आ गया हो तो। इसी रीजन से ना वहां तो टोटल इनकी 12 आती थी, पर यहाँ नहीं आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि वहां तो हर व्यवहार से अगले व्यवहार के बीच में ही गिन रहे थे। यहाँ हर व्यवहार से वर्ष के अंत तक हम लोग गिन रहे हैं, इसलिए इनकी कोई टोटल 12 नहीं आएगी। तो हर व्यवहार से 31 मार्च तक कितने महीने हैं वो हम लोग गिनेंगे। फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू टर्म को गुणा कर दोगे। 5,000 इंटू 12, 60,000, 36,000, 2,000 इंटू 7, 3,000 इंटू 4, 2,000। इनको जोड़ोगे तो ये आपका गुणनफलों का योग बन जाएगा। 36, 14, 50 और 60, 1, 10, 1, 10 और 14, 1,24,000। और ये आ गया। तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 1/12, तो 1,24,000
दर क्वेश्चन में दी हुई है 12% इंटू 1/12, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से 12 गया, तो हमारा आंसर 1240 आ जाएगा। फर्क समझ में आया होगा। वहां जब प्रोडक्ट टेबल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो राशि लगाएं तो जोड़कर, निकालें तो घटाकर लिखते हैं, और अवधि की गणना प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के बीच में करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में जब राशि और अवधि असमान हो तो सीधा ही अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग लिखेंगे, इसलिए अवधि प्रत्येक व्यवहार से वर्ष के अंत तक गिन गिन कर लिखनी है। पहले तो आप कमीशन का सारा नोट लिखोगे, उसके बाद आप ये हेडिंग डालोगे, फिर ये हेडिंग, फिर ये प्रोडक्ट टेबल, ये फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल नोट करोगे, ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। अब हमें एक ही चीज और पढ़नी है, अगर प्रत्येक आरण की राशि व अवधि समान हो तो कैसे गणना होगी, वो हम कल करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, परसों वाले भी करे होंगे आप लोगों ने। एक्स के वर्ष भर में आहरण निम्न प्रकार है। 1 मई 18, 2000, 30 जून 18, 3000, 1 अक्टूबर 18, 4000, 1 नवंबर 18, 5000, 1 फरवरी 19, 6000। तो 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 6% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो कल लास्ट चीज पढ़ेंगे गणना की, और वो हम लोग फिनिश करेंगे।